तो रॉ की शुरुआत में हमको कोडी रोड्स दिखते हैं, अरीना में एंटर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ब्रॉक लेसनर उनको असॉल्ट करते हैं। ब्रॉक लेसनर उनको इतना मारते हैं कि उनका बायां हाथ टूट जाता है। बाकी के कोडी रोड्स का पूरी नाइट उस मेडिकल रूम में गुजरती है, लेकिन बाद में ब्रॉक लेसनर रिंग में जाते हैं और एक ओपन चैलेंज देते हैं, क्योंकि ये बात चल रही थी कि कोडी रोड्स अब नाइट ऑफ चैंपियंस में कम्पीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका हाथ टूट चुका था। लेकिन जैसे ही हमको लग रहा था कि शायद कोई एक सुपरस्टार रिटर्न होगा, मेरे दिमाग में कई नाम चल रहे थे, जैसे कि शायद गोल्डबर्ग, शायद एज, कोई भी आ सकता था। लेकिन फिर से कोडी रोड्स एंट्री करते हैं, उनके हाथ में पूरा पैक बंधा हुआ था, जैसे फ्रैक्चर हो, वो हाथ हटा देते हैं और ब्रॉक लेसनर के साथ रिंग में चले जाते हैं। उसके बाद आप सोचिए, उसी टूटे हाथ पे ब्रॉक लेसनर अपना कमोरा लॉक लगा देते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स की हालत देखने वाली थी। अब इसने अटैक के बावजूद कोडी रोड्स फिर भी नाइट ऑफ चैंपियंस में कम्पीट करने के लिए आमादा है। और रॉ का एकदम आखिरी के 2 मिनट में हमको ट्रिपल एच दिखे थे, जो कि कोडी रोड्स से बात कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपका हाथ टूटा हुआ है, आप रेसल नहीं कर सकते। लेकिन कोडी रोड्स सुनने को तैयार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमको फिर से एक वैसा ही सेगमेंट देखने को मिलेगा जैसे हमने कभी सेथ रॉलिन्स को देखा था। कोडी रोड्स को भी हमने पहले देखा था जब उनकी पेक्टोरियल मसल एकदम टूट गई थी। तो आपको एक मैच ध्यान होगा, पिछले साल हेल इन अ सेल हुआ था उनका सेथ रॉलिन्स के साथ। तो वैसा ही हमको कुछ इवेंट इस बार भी नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे शायद कोडी रोड्स एक टूटे हुए हाथ के साथ ब्रॉक लेसनर से मैच करने वाले हैं। और ब्रॉक लेसनर तो हाथ तोड़ने में एक्सपर्ट हैं। तो देखना होगा इसमें आगे नाइट ऑफ चैंपियंस में क्या होता है। रॉ की शुरुआत होती है केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के साथ। उससे पहले पॉल हेमन कुछ बातें कर रहे थे। जैसा मैंने आपको अटैक के बारे में बताया, तो पॉल हेमन ये कहते हैं कि मेरा इस अटैक से कोई लेना देना नहीं है। बाकायदा वो रोमन रेंस के बारे में बात करने आए थे, लेकिन जैसे ही सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस रिंग में आते हैं, पॉल हेमन निकल जाते हैं। उसके बाद इम्पीरियम आके सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस को घेर लेता है। जैसे ही इम्पीरियम अपना काम शुरू करने वाला ही होता है, फिर से मैट रिडल की एंट्री हो जाती है। मैट रिडल पूरा काम तमाम कर देते हैं, पूरे नंबर्स गेम को इवन कर देते हैं और उसके बाद ये लोग इम्पीरियम को मार के भगा देते हैं। लेकिन अभी भी रॉ के मेन इवेंट में इम्पीरियम वर्सेस मैट रिडल, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का मैच होना है, जिसको मैं आगे आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। मेन इवेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मिस मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको लास्ट तक बहुत मज़ा आने वाली है, क्योंकि मैं सारे मैचेस के बारे में बताने वाला हूँ। हम रॉ की बात करें और जजमेंट डे की बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। जजमेंट डे की आदत है घुसने की। ऐसा ही हुआ एक रेसलर के साथ, जिनका नाम अब अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बैकस्टेज में इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन रिया रिप्ली का ये कहना था कि वो इंटरव्यू का टाइम उनका था। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो उन रेसलर के बीच में एक मैच सेटअप हो जाता है, लेकिन इस मैच में भी रिया रिप्ली ने छोड़ा नहीं। वो इस बार उन रेसलर को पटक नहीं पाए, तो उनको रिंग पोस्ट में जाके धक्का दे दिया। उसके बाद 10 काउंट हो गया और डोमिनिक मिस्टीरियो जीत गए। तो ये हमने अक्सर देखा है कि रिया रिप्ली मेल रेसलर्स के साथ इन्वॉल्व होती है। मैंने कई अपनी वीडियोज़ में ये पॉइंट आउट किया है और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी हर टाइम पे एक वुमेन रेसलर को ऐसा पोर्ट्रे करती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे पहले कभी चाइना थी, बेल फीनिक्स, और अब रिया रिप्ली। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रास्ट बन जाता है वुमेन्स डिवीज़न में, जहाँ पे एक रेसलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाकी रेसलर्स जो है शायद अगर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन बनती है। रिया रिप्ली है, रकेल रॉड्रिगस है, राउंडा राउजी है, ये सब बहुत ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग रेसलर्स मानी जाती हैं। तो ये मैच डोमिनिक मिस्टीरियो की विक्ट्री के साथ ख़त्म हो गया और इसके आगे फिर हमारे पास मैच था फिन बैलर वर्सेस शिनसुके नाकामोरा। तो शिनसुके नाकामोरा को बहुत टाइम से जो है कंपनी हाइप कर रही है, उनके बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको किसी स्पेसिफिक स्टोरी लाइन में फिक्स नहीं किया गया है। शिनसुके नाकामोरा के मैच में एक एक्स फैक्टर थे, वो थे डेमियन प्रीस्ट। अब डेमियन प्रीस्ट को शिनसुके नाकामोरा चढ़ा बहुत रहे थे, लेकिन लास्ट में डेमियन प्रीस्ट को वो मारते हैं, लेकिन उतनी देर में फिन बैलर को मौका मिल जाता है। फिन बैलर अपना फिनिशर लगाते हैं और शिनसुके नाकामोरा को हरा देते हैं। तो शिनसुके नाकामोरा का थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ चल रहा है। हमें ये देखना होगा कि वो कहाँ स्टोरी लाइन में फिट होते हैं, उनके लिए क्या सोचा है कंपनी ने, क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार हैं जापान में। लेकिन देखना होगा कि उनके लिए क्या है आगे स्टोरी लाइन या इवेंट्स में।
ट्रिश स्ट्रैटस और बेकी लिंच के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होनी थी, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से पहले ट्रिश स्ट्रैटस, जो माइक पियर्स हैं WWE ऑफिशियल रॉ के जनरल मैनेजर भी हैं, उनके पास जाती हैं और ये कहती हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को नो टच क्लॉज बना दिया जाए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दौरान बेकी लिंच उनको छू नहीं पाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि नो टच क्लॉज बनाया जाता है जिसमें रेसलर्स एक दूसरे को छू नहीं सकते हैं। एक ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है पहले का जो मुझे याद आ रहा है। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट था, तो स्टोन कोल्ड जब ट्रिपल एच को नहीं ऐसे टच कर सकते थे तो उन्होंने स्टेफनी मैकमैन को मारना शुरू कर दिया था। तो ऐसा एक क्लॉज वो चाहती थी, लेकिन माइक पियर्स ने मना कर दिया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है तो बेकी लिंच ने तो तुरंत साइन कर दिया आते ही। उसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस आती है। बेकी लिंच ट्रिश स्ट्रैटस को ये कहती हैं कि तुम इस वजह से मुझसे जेलस हो क्योंकि जो आज मैं हूँ वो तुम कभी नहीं हो सकती। ट्रिश स्ट्रैटस ये सब सुनती रही और भी बहुत कुछ ट्रिश स्ट्रैटस को उन्होंने सुनाया, इसी के लिए कि ट्रिश स्ट्रैटस आज वो नहीं है जो कभी थी, और जो आज बेकी लिंच है वो ट्रिश स्ट्रैटस कभी अपनी लाइफ में बन नहीं पाएंगी। ट्रिश स्ट्रैटस सुनती रही। फिर उन्होंने बेकी लिंच के ऊपर टेबल जो है दे मारी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए रखी हुई थी। उसके बाद वहाँ से निकल गई। तो अब हमको नाइट ऑफ चैंपियंस में देखना पड़ेगा ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस बेकी लिंच का मैच। अब इस मैच का क्या आउटकम निकलता है। मेरी अगर आप माने तो इसमें बेकी लिंच जीत जाएंगी, ट्रिश स्ट्रैटस हार जाएंगी, क्योंकि ये एक तरीका है रेसलर्स को, जो स्टैब्लिश्ड और बड़े रेसलर्स होते हैं, छोटे रेसलर्स को ऊपर उठाने के लिए वो मैच हारते हैं, जिससे कि जो नए रेसलर्स हैं या जो नए नवेले रेसलर्स हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिखें और कंपनी में उनको स्टोरी लाइन में यूज़ किया जा सके, क्योंकि जो पहले के रेसलर्स हैं वो पार्ट टाइम होते हैं, वो तो रेगुलर है नहीं। लिव मॉर्गन के इंजर होने के बाद रखेल रॉड्रिगेज को फाइनली टैग टीम पार्टनर मिल चुका है शॉर्टसी के रूप में। जी हाँ, ये वही शॉर्टसी हैं जो नटालिया के साथ आती थी। नटालिया की बात आ गई है तो एक बात और बता देता हूँ कि नटालिया और रिया रिप्ली के बीच में स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप के लिए एक मैच नाइट ऑफ चैंपियंस में सेट हो चुका है। फिर से मैं इसको इम्प्रॉम्प्टू मैच कहूँगा, कोई इसकी स्टोरी लाइन नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको नटालिया और रिया रिप्ली के केस के बारे में बताया था। मैंने आपको बोला था कि इसके बारे में मैंने पूरी बात करी थी, उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। तो हुआ क्या कि भाई रखेल रॉड्रिगेज और सोनिया डेविल के बीच में मैच चल रहा था। रखेल रॉड्रिगेज जीत चुकी थी, लेकिन चेल्सी ग्रीन उनको अकेला समझ के उनको मारने लग गई और रखेल रॉड्रिगेज के पास तो वैसे ही टैग टीम पार्टनर नहीं थे। लेकिन तभी शॉर्टसी की म्यूज़िक बजती है और पूरे नंबर गेम इवन हो जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ शॉर्टसी ने बहुत ही प्यारा मूव लगाया था। उन्होंने क्या किया कि जब रखेल रॉड्रिगेज ने 2 रोप्स को स्ट्रेच कर दिया खड़े होकर, तो वो उनके बीच से उन्होंने सुसाइड डाइव लगाई। बहुत ही एपिक और बहुत ही यूनिक मूव था जो मैंने पहली बार देखा था। मौका लगता है तो आप भी देखिएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो उसके बाद एक और मैच हमारे पास था जोई स्टार्क और एक रेसलर जिनका स्क्रीन पे नाम आ रहा होगा उनके बीच में। तो इसमें जोई स्टार्क विक्टोरियस हो गई। इस मैच के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि एकदम बिगनर लेवल का मैच है, जहाँ पे सुपरस्टार्स को एकदम बिगनर लेवल पे ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ब्रॉन्सन रीड और रिकोशे के बीच में एक मैच हुआ था, बहुत बड़ा मिसमैच था ये। हमको पिछले रॉयल जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक बैटल रॉयल हुआ था पिछले हफ्ते, उसमें ब्रॉन्सन रीड और रिकोशे दोनों एलिमिनेट लास्ट में हुए थे। लास्ट में यही दोनों लोग बचे हुए थे। तो इनके बीच में एक मैच हुआ था जिसमें कि रिकोशे ने काफ़ी कोशिश करी और काफ़ी इम्प्रेस भी किया। लग रहा था एक बार को जीत भी सकते हैं, लेकिन लास्ट में ब्रॉन्सन रीड ने उन पे एक सुनामी स्प्लैश लगा के ये मैच जीत लिया। तो ब्रॉन्सन रीड की कहानी कुछ ऐसी है कि इनके जैसे पहले भी रेसलर्स थे, जैसे रायबैक थे, गोल्डबर्ग थे, एक व्लादिमीर कोस्लोव रेसलर थे जो कि रशिया के थे। तो इन रेसलर्स को एक हैवी रनर के तौर पे कंपनी पोर्ट्रे करती है कि ये आते हैं, अपना मैच ख़त्म करते हैं और बहुत ही पावरफुल इनको पोर्ट्रे किया जाता है। बाद में इनको स्टोरी लाइन में यूज़ किया जाता है। ऐसे गोल्डबर्ग एक आइकॉनिक रेसलर बन चुके थे, हम सबको पता है, लेकिन रायबैक उतना नहीं चल पाए। सेम केस था व्लादिमीर कोस्लोव के साथ। तो अब पता नहीं ब्रॉन्सन रीड का क्या होगा, लेकिन ये एक तरीका है कंपनी का। कुछ रेसलर्स को बहुत पावरफुल पोर्ट्रे करते हैं कि वो पहले दिन ही आएंगे और ख़त्म करके चले जाएंगे, वो मैच उनका टिकता नहीं। अभी जैसे इंदस शेर का भी वही केस चल रहा है। अब मैं आ जाता हूँ सीधा रॉ के मेन इवेंट में, इम्पीरियम वर्सेस केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन और मैट रिडल। अब मैट रिडल का थोड़ा सा यहाँ पे मुझे अजीब सा लगता है कि कभी वो सैमी ज़ेन केविन ओवेंस के साथ टीम बनाते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर से टीम बनाते हैं। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, मुझे ऐसा लगता था शायद मुस्तफ़ा अली टीम करेंगे क्योंकि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं गंथर को नाइट ऑफ चैंपियंस में। लेकिन बहरहाल मैट रिडल का मैच था, तो यहाँ पर जैसा कि हमको उम्मीद थी गंथर
गंथर और इम्पीरियम ने खूब चीटिंग करी, कई बार सैमी ज़ेन का पैर पकड़ा जब वो हेलुआ किक लगाने वाले थे, लेकिन लास्ट में इम्पीरियम के एक मेंबर जैसे ही सैमी ज़ेन को क्लोज लाइन लगाते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन गिरते नहीं, वो सीधा दौड़ते हैं उनके पीछे, हेलुआ किक लगाते हैं। उसके बाद केविन ओवेंस ऊपर से स्wanton बॉम्ब लगाते हैं और ये मैच जीत जाते हैं। अब इस मैच की खास बात ये थी, मैंने आपको शो के शुरुआत में बताया था, केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन आए थे, उन्होंने बात की थी जब पॉल हेमन भाग गए थे। अब सबसे कैच वाली बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं। उसमें क्या हुआ था कि रोमन रेंस ने अपनी टैग टीम चैम्पियनशिप जो जीतेंगे वो नाइट ऑफ चैम्पियंस में, उसको डेडिकेट किया था वाइल्ड समोन्स को। तो केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने अपनी विक्ट्री जो कि उनकी नाइट ऑफ चैम्पियंस में होगी उसको डेडिकेट किया है, गेस करिए, जिमी ऊसो और जे ऊसो को। मतलब यहाँ पे एकदम स्टोरी लाइन उल्टी चल रही है, क्योंकि ब्लड लाइन में जो है जिमी जे ऊसो को भाव मिल नहीं रहा है और सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस उनको अपनी विक्ट्री डेडिकेट कर रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं? क्या वो उनको तोड़ना चाह रहे हैं? क्या उनको चिढ़ाना चाह रहे हैं? ये तो पता नहीं, लेकिन जब नाइट ऑफ चैम्पियंस के लिए रुकना पड़ेगा और ये देखना होगा कौन जीतता है और इसके आगे की स्टोरी लाइन कैसे चलती है। तो ये था पूरा रॉ का रिव्यू और मैंने आपको एक एक एपिसोड के बारे में बताया है, एक एक इवेंट के बारे में बताया है, चाहे वो बैक स्टेज हो, चाहे वो इन रिंग हो, और नाइट ऑफ चैम्पियंस के बारे में भी हमने बहुत सारी बातें करी हैं। अगर आपको पसंद आया है और आप आगे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए, जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। मैं आपसे मिलूँगा अगले स्मैकडाउन के रिव्यू में और नाइट ऑफ चैम्पियंस का भी मैं रिव्यू तुरंत लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल।